हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 का नया टॉपिक कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। देखिए, टॉपिक का नाम कूलम्स लॉ। ये लॉ जो दिया एक फ्रेंच के फिजिक्स थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलम। ये फ्रेंच फिजिक्स थे। इन्होंने 1785 में हमें एक लॉ दिया या फिर एक लॉ इन्होंने डिस्कवर किया जो जाना जाता है कूलम्स लॉ के नाम से। अब इन्होंने ये लॉ क्या दिया, देखो, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट चार्जेस होंगे, पॉइंट चार्जेस, मान लो Q1 और Q2, मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस आ गए। इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा जी R, ठीक है। तो अब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब दोनों का कुछ ना कुछ आपस में टोटल फोर्स होगा। अगर ये लाइक चार्ज हुए तो ये रिपेल करेंगे, अनलाइक हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स तो लगता ही है ना, रिपल्शन अट्रैक्शन तभी हो पाएगा जब फोर्स होगी। तो इनके बीच जो भी फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और repulsion between two point charges at rest is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं। Suppose we have two charges, Q1 and Q2. Suppose Q1 and Q2 with two charges be two charges at distance R। Then अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के प्रोडक्ट के। मतलब इन दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करो, उसके प्रोपोर्शनल फोर्स, जितने चार्जेस का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यही फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। दैट इज, देखिए, इन दोनों में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के प्रोडक्ट के। दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। और यही फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली का मतलब होता है जब आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो दूसरी डिक्रीज कर जाती है, ये हो गया इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर आप इन दोनों में से कोई भी चार्ज का वैल्यू बढ़ाओगे या दोनों को बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। अगर किसी क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े उसे बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कम करने से अगर दूसरी फोर्स टोटल भी कम हो जाए तो वो कहलाता है डायरेक्टली। एक चीज को बढ़ाओ दूसरी कम हो जाए, ये रिलेशन कहलाता है इनवर्सली। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई, ये आ गई सेकंड। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी मैंने इसी को मैथमेटिकली कन्वर्ट किया हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ये रहा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, वो ये सेकंड इक्वेशन में लिख दिया। अब इन दोनों को हम करेंगे कंबाइन। ऑन कंबाइनिंग, या फिर लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हमें क्या मिलेगा जी, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के। अब ये देखिए,
अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे हम, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है मैं इसको हटाऊंगा। आपको पता है जी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर लगेगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमने लगाया के को। यहाँ पे जो के है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसे कहेंगे कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है टर्म को। वेयर ये जो के है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने प्रोपोर्शनैलिटी। नाउन एज, इसको बोलते क्या है, इसको बोला क्या जाएगा, कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है जी। और जो इसका जो मैथमेटिकल वैल्यू होगा हमारा के, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे को मैथमेटिकली सॉल्व करके लिखें तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन, है ना, ये मैं के का वैल्यू लिख रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसके SI यूनिट आ गए, ये इसका मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया के का। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, अब ये क्या चीज़ है, वेयर एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं जी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोलो या फिर वैक्यूम बोलो, दोनों की परमिटिविटी सेम रहती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। और इसका जो वैल्यू होता है मैथमेटिकल, वो बराबर होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये जो परमिटिविटी है ये है क्या, देखिए परमिटिविटी का मतलब होता है कि मैंने जिस भी मीडियम में इन चार्जेस को प्लेस किया है वो मीडियम इनको कितना एलो कर रहा है आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए। परमिटिविटी मीन्स परमिशन देना। लेट अस सपोज मेरे ये दोनों चार्जेस हैं एक मीडियम के अंदर इनक्लोज कर दिए, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम बोलो या फ्री स्पेस बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्हीं चार्जेस को मैं प्लेस कर देता हूं किसी और मीडियम के अंदर, लेट अस सपोज ये मेरा Q1 फर्स्ट चार्ज, ये वाला आ गया सेकंड चार्ज, तो इनमें कुछ फोर्स होगी आपस में। अब ये वाला मैंने मीडियम ले लिया, कोई भी मीडियम होगा जी, इन मीडियम में ले लिया। अब ये मीडियम चेंज हो गया, तो अब इन चार्जेस को ये मीडियम एलो करेगा कुछ फोर्स लगाने के लिए। ये वैक्यूम था तो वैक्यूम इनको एलो कर रहा है आपस में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाने के लिए। तो वैक्यूम कितनी परमिशन दे रहा है, इतनी न्यूमेरिकली वैक्यूम इतना परमिट कर रहा है दोनों चार्जेस को आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए। सिमिलरली मीडियम भी एलो करेगा इनको कुछ फोर्स लगाने के लिए। अगर मैं दो चार्जेस को एयर में रखूं, उन दोनों में मैं फोर्स चेक करूं, अब उन्हीं दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे रख के मैं वाटर के अंदर ले जाऊं तो वाटर के अंदर फोर्स बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि मीडियम बदला तो आपस में फोर्स भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और उसकी परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। तो मीडियम के केस में आप परमिटिविटी सिर्फ एप्सिलॉन लेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लेते, फिर या एप्सिलॉन लेंगे या फिर एप्सिलॉन m लिया जाता है। तो परमिटिविटी हो गया कि मीडियम कितना एलो कर रहा है दोनों चार्जेस को आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए। तो ये हमारा था कंप्लीट कूलम्स लॉ। और ये कूलम्स लॉ की जो फॉर्म है आप इसको बोल सकते हैं स्केलर फॉर्म। ये स्केलर फॉर्म थी। देखो इसमें हमने कोई डायरेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया। मैंने नहीं बोला कि ये फोर्स इस पे कितनी लग रही है, इस चार्ज कितने पे लग रही है, Q1 Q2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है, Q2 कितने पे 1 लगा रहा है। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिया, मैंने ओवरऑल टोटल फोर्स लिया, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया। तो ये कहलाएगा स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो ये था ओवरऑल आपका स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब नेक्स्ट हम करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए वेक्टर फॉर्म, अगर मैंने नाम में ही वेक्टर बोल दिया, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं डायरेक्शन की बात करेंगे।
मान लो मेरे पास ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो R है, पहले भी यही था। मान लो ये दोनों चार्जेस सेम है, लाइक चार्जेस हैं। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा, Q2 चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो Q2 की वजह से जो Q1 पे फोर्स एक्ट कर रही है, मैं उसको लिखूंगा F12। इसको रीड कैसे करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली ये चार्ज भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, अगर ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल इधर करेगा, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, इसको उधर रिपेल करेगा। तो इसकी जो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में उस तरफ, और इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ 2-1 से। 2-1 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। दोनों में सेपरेशन तो आ ही गया। अब कहीं ना कहीं हमें वेक्टर्स लेके बात करनी है, तो पहले हम यही थोड़ा सा इसका लिख लेते हैं। ये कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस कौन से चार्ज लीजिए, Q1 एंड Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे आपने उनको रख दिया जी, R के डिस्टेंस पे। नाउ अब यही जो बात मैंने अभी बोली कि Q1 पे Q2 का कितना फोर्स लगेगा। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज, कितना फोर्स एक्ट करेगा जी, वो करेगा F12। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 कितना होगा, कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अरे कूलम्स लॉ में मैंने यहाँ लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको K ही तो बोलते हैं, तो मैंने डायरेक्टली इस बार यहाँ पे K सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ एक देखने वाली चीज है, देखो लेफ्ट साइड यहाँ वेक्टर मेंशन हो रहा है इक्वल टू पार, तो मैंने कोई वेक्टर का साइन नहीं डाला, पार स्केलर है। तो स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। देखिए जब भी कोई स्केलर आपको दिखे, अगर आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी बन सकती है, तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ यूनिट वेक्टर कौन आएगा, इसी की डायरेक्शन में। देखिए ये फोर्स इस तरफ है, तो यूनिट वेक्टर Q2 से Q1 की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर को R कैप से डिनोट करते हैं, उसका डायरेक्शन होगा 2 से 1 की तरफ। 2 से 1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो 2-1 है, और इसकी जो फोर्स फर्स्ट पे लग रही है 1-2 है। इसका डायरेक्शन और इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को राइट साइड यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमेशा याद रखना, वेक्टर जब भी आपने किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमें यूज करना पड़ता है यूनिट वेक्टर का। यूनिट मींस 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। जैसे 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता है, सिमिलरली यूनिट वेक्टर से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ठीक है जी, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ गया 2-1। आप देख सकते हो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हो आप, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और यहाँ लिखना भी है तो लिख दो, वेयर ये क्या है जी, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम, कहां से कहां है, Q2 से Q1, Q2 टू Q1 की तरफ। ये लो जी, या ब्रैकेट में साइड मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है, फिगर में तो लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाई तो 1 ने भी तो 2 पे लगाई ना उस तरफ, ऑपोजिट। तो उसको भी अब लिखो, सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज, उसको मैं लिखूंगा F21, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। कितना होगा, वो भी तो सेम ही हो ना, कूलम्स लॉ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। देखिए लेफ्ट में मैंने वापस वेक्टर लिखा, लेकिन राइट में मुझे वेक्टर नजर नहीं आ रहा, तो इसको भी मैं बनाऊंगा वेक्टर। तो वेक्टर बनाने के लिए इसको करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लाओ यूनिट वेक्टर, देखिए मेरा फोर्स है उस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में ही मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में, तो फिर यहां से यहां एक यूनिट वेक्टर होगा 1 से 2 की तरफ, R12।
इसका डायरेक्शन और इस फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो मैं इसको वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, आर यूनिट वेक्टर 1 2 से। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। वापस रीजन दे सकते हो आप, वेयर आर यूनिट वेक्टर 1 2, ये यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। और एक चीज देना भाई, जो बोर्ड पे लिख रहा हूं ये आपके फाइनल नोट्स हैं, बट एक चीज नोट करने वाली है, आर यूनिट वेक्टर 1 2 बराबर है आर यूनिट वेक्टर 2 1 के, क्योंकि यूनिट है, ये भी यूनिट का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा ना, सिर्फ ऑपोजिट है तो डायरेक्शन है। माइनस साइन यहाँ क्या डिनोट करेगा कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। अब इस चीज का यूज मैं करूंगा यहां पे। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, देखिए सिमिलरली मैं इसको यहां पे लिखने लगा हूं, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा। F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां पे है R12 यूनिट वेक्टर, 1 2 की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस R21, -7 में दे दो। इसकी जगह मैंने पुट कर दिया, इसकी जगह मैंने वैल्यू चेंज कर दी। देखो इस इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, R12 की जगह मैं लिख सकता हूं -R21, तो मैंने लिख दिया ना, यहां पे लिख दिया जी। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, ये माइनस हम फ्रंट में लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, F वेक्टर 21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, माइनस मैंने फ्रंट में दे दिया, ये जो माइनस था यहां से फ्रंट में लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मेरे पास यहां बचेगा R यूनिट वेक्टर 21। अब आप इस क्वांटिटी को गौर से देखो, ये जो क्वांटिटी है, ये माइनस को छोड़ के जो मैंने रेड सर्कल में किया है, ये क्या है, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट ही तो है, यहीं तो है, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर R21, ये रहा R21। इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी की जगह मैं फोर्स 1 2 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। ये लो जी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब Q1 की फोर्स Q2 पे जो लग रही है और Q2 की जो Q1 पे फोर्स लग रही है, ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल इक्वल हैं, सेम हैं, तो इसका मतलब यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी ओबे होता है। ठीक है जी, ये जो फोर्सेस आई ये इक्वल एंड ऑपोजिट आई, ठीक है ना, विच इंप्लाइज, यहां लिखता हूं, विच इंप्लाइज both forces are equal and opposite, hence Newton's third law is obeyed। यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे करता है, मतलब होल्ड करता है, मतलब दो अगर मेरे पास चार्जेस हैं उनमें दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। देखो परमिटिविटी तो अभी आपने समझ लिया ना, कि मीडियम कितना परमिट करता है दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए। ठीक है जी। जब भी वर्ड आता है रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है कि आप किसी चीज का रेशियो निकालोगे। रेशियो मतलब कंपैरिजन करोगे। हम यहां पे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किसको करना भाई? फोर्सेस का ही करना है। तो कौन सा कंपैरिजन हम यहां करेंगे? मान लो, समझ आते, चलो वही बात समझा देता हूं, फिर लिखता हूं। देखो, मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, Q1 या Q2, इनको मैंने रखा वैक्यूम में।
ठीक है, इनमें आपस में कोई कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई हुई। अब इन्हीं को उठाकर मैं ले जाता हूं वाटर के अंदर, फिर देखता हूं आपस में कितनी फोर्स है। दोनों फोर्सेस को डिवाइड करो, डिवाइड करना भी रेशियो ही होता है भाई, डिवाइड करना, कंपैरिजन करना, रेशियो निकालना। फिर दोनों फोर्सेस को आप डिवाइड करो, कंपेयर करो, देखो कि एक फोर्स दूसरे से कितने टाइम्स ज्यादा है या कितने टाइम्स कम है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सिंपल। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन, it is a ratio of force of attraction or repulsion between 2 point charges in a free space। फ्री स्पेस बोलो या वैक्यूम बोलो, एक ही मतलब है, या फिर आप इसकी जगह वैक्यूम भी लिख सकते हो। फ्री स्पेस और वैक्यूम टू द मीडियम। मीडियम में दोनों चार्जेस में कितना फोर्स लग रहा है, फ्री स्पेस में दोनों चार्जेस में कितना फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेस को डिवाइड कर दो, रेशियो निकालो। डिवाइड करना रेशियो ही होता भाई। तो हमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो होगा हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको के से भी डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। दैट इज, देखो नाउ क्या होगा, देखो फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस, फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस Q1 एंड Q2। कंडीशन यहां एक चीज और रखना, यहां पे जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस रिमेन सेम, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। आप डिस्टेंस मीडियम भी बदलो, डिस्टेंस भी बदलो, फिर तो कुछ और आएगा ना। डिस्टेंस दोनों मीडियम में सेम रहना चाहिए चार्जेस के बीच में। बिटवीन 2 point चार्जेस Q1 Q2 एट डिस्टेंस R इज, चलो कितना फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में, R डिस्टेंस पे रख के। अभी हमने निकाला अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हम F नॉट से डिनोट कर लेते हैं इसको। कितना होगा जी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे, ठीक है, थोड़ा इजी रहता है, जल्दी हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट समझने से मतलब। ये पहली फोर्स आ गई। तो अगर चलो K का वैल्यू पुट कर लेते हैं, थोड़ा यहीं से वैल्यू हमारा थोड़ा सा कैलकुलेट अच्छे से होगा। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन 2 point charges, between 2 point charges Q1 and Q2 at distance are in medium, in medium। अब मीडियम के अंदर कितना फोर्स है, ये जो मैंने फोर्स निकाला, ये निकाला भाई वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए। फर्स्ट मैंने बात की थी वैक्यूम के लिए, चाहो तो यहां लिख सकते हो इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। यहां पे मैंने मीडियम वैक्यूम लिया हुआ है, तो तभी मैंने एप्सिलॉन नॉट लगाया। अब जो फोर्स मैं निकाल रहा हूं वो मीडियम को लेकर निकालूंगा, तो होगा क्या, सिर्फ परमिटिविटी बदल जाएगी। तो फोर्स इन अ मीडियम ले रहा हूं मैं, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब मीडियम है तो नॉट की जगह मीडियम लिखूंगा, ई के साथ जो जीरो डालते हैं उसको नॉट रीड किया जाता है। क्या आएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सिंपल। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। डिवाइड क्यों करना भाई, रेशियो ही तो निकालना है। रेशियो तभी निकलता है जब दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया जाए, तभी तो कंपैरिजन किया जाएगा। मैंने बोला कंपेयर करना, डिवाइड करना, रेशियो निकालना या रिलेट करना, सबका मतलब सेम है, डिवाइड कर दो। चलो जी, क्या आएगा मेरे पास, F नॉट मतलब फोर्स इन अ मीडियम बिटवीन 2 point चार्जेस इन अ वैक्यूम, इन पॉइंट चार्जेस टू द फोर्स इन बिटवीन 2 point चार्जेस इन अ मीडियम। डिवाइड कर दो दोनों वैल्यूज। क्या कैलकुलेशन किया अभी हमने, यही तो निकाला, ये वाला। ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आएगा Q1 Q2 R स्क्वायर, नीचे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम का।
फिर आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम कट जाएगी, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल आउट, बचा मेरे पास 1 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा 1 एप्सिलॉन m। चलो मेरे पास क्या बचा जी, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एम इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन, चलो लिख देता हूँ एक बार, 1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 एप्सिलॉन m, m मीन्स मीडियम। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखो क्या लिखोगे जी, 1 एप्सिलॉन नॉट, ये डिनोमिनेटर वाला जब ऊपर जाएगा तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, एप्सिलॉन m/1 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को तो हम एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन r किसके इक्वल हुआ, एप्सिलॉन m/ एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहीं पे ये क्या है, सेम ही तो है, सिंपल ही। इसको k से भी डिनोट कर सकते हो आप, और कहीं बुक्स में k लिखा होगा, k से मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि k आप कूलम्स लॉ में भी लगा चुके हो ना कांस्टेंट, तो फिर k से रिलेटिव परमिटिविटी थोड़ा कंफ्यूजन ना आए, इसलिए मैं एप्सिलॉन r से ही समझा रहा हूँ। तो अब यहाँ देखो, विच इम्प्लाइज, यहाँ पे जो मेरा एप्सिलॉन r का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन डिराइव होता है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का। क्या डेफिनेशन है, देखिए, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो मिला मुझे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी of medium to the absolute permittivity of medium, सॉरी वैक्यूम का या फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस। देखिए जी, दो डेफिनेशन बन गए हमारे पास। फर्स्ट डेफिनेशन, दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालो, वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है चार्जेस में, मीडियम में कितना लग रहा है, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स, दोनों फोर्सेस को डिवाइड करो, आपको मिल जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी, एक नंबर आएगा वो रिलेटिव परमिटिविटी होगी। अदरवाइज अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी को, मीडियम वाली को डिवाइड कर दो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ, तब भी आपको एक नंबर आएगा, वही नंबर क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो दो तरीके से आप रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्सेस दी हैं तो फोर्सेस को डिवाइड करो, अगर दोनों मीडियम्स की हमें परमिटिविटी दी हुई है तो परमिटिविटी डिवाइड करके भी आप दोनों का रेशियो निकाल कर रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंटली फिक्स्ड रिलेटिव परमिटिविटीज के वैल्यूज होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ। देखिए एग्जाम्पल, वैक्यूम के लिए ई आर लिखो या के लिखो, मैं के लिख रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे एग्जाम्पल में के वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए जो के का वैल्यू होता है वो होता है 1.0000 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर के लिए, एयर के लिए वैल्यू आएगा 1.0006, ठीक है जी। अब लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के भी एयर के क्लोज ही रहती है, ज़्यादा चेंज नहीं होती जाती है, 1.00026 के। एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आएगा वाटर के लिए, हम वाटर का लिखते हैं, वाटर का ज़्यादा होता है जी 81 के आसपास, ठीक है ना, 81 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हम रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे ग्लास के लिए, तो ग्लास के लिए रिलेटिव परमिटिविटी आती है 3 से 4 के बीच, ठीक है जी, 3 से 4 के बीच। और भी आप मटेरियल ले सकते हो, जैसे वैक्स की फिक्स है
वैक्स की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है 2 होती है, 2 पॉइंट समथिंग 2.5 भी हो सकती है। माइका के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू है वो 4 to 5 के बीच है, एटसेट्रा। और भी आप एग्जांपल्स दे लें। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं जो हमें तकरीबन पता होनी चाहिए मतलब ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर के लिए कभी भी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेरे पास कुछ चार्ज होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, कैसे उसको किसी सरफेस में या किसी लाइन में किसी बॉक्स में कैसे प्लेस किया जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली 2 टाइप का होता है। एक होता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये शॉर्ट में लिखा है जी, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, कुछ चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, फिर कुछ चार्ज मैंने यहाँ रखा, सेंटर में कुछ चार्ज रखा, यहाँ रखा, इस सरफेस पे यहाँ पे रख दिया, कुछ चार्ज यहाँ रख दिया। मतलब ये यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी हम नहीं इसको प्लेस कर पाए। तो ऐसा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया किसी बॉडी के ऊपर थ्रू आउट द बॉडी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस कर देना है। मतलब मान लो मेरे पास एक मेटल की शीट है, इस मेटल के ऊपर हर जगह पे सेम चार्ज होना चाहिए। जैसे ये हो गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हर जगह पे मुझे चार्ज क्या मिलेगा? बॉडी पे सेम मिलेगा। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये आगे होता है 3 टाइप का। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको 1 डायमेंशनल भी कह सकते हो, 1 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सेकंड होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको 2 डायमेंशनल भी आप बोल सकते हैं। फिर थर्ड होता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको 3 डायमेंशनल भी बोलते हैं। 3 टाइप का हमारे पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इन तीनों टाइप्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस। आपने चार्जेस को क्लोजली रखना है बट यूनिफॉर्मली रखना है। ठीक है जी। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहले मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूंगा बोर्ड पे, फिर आगे समझेंगे। चलते हैं अब इसका डेफिनेशन की तरफ। देखिए, नंबर 1 इज, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, CDD लिखा हुआ बड़े, अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्मली क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस। ऐसा सिस्टम जिसमें आप चार्जेस को पास पास रखोगे, क्लोज्ड रखोगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऐसा सिस्टम कहता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज थ्रू आउट द बॉडी। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिखा है जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियरली। अब ये क्या होता है? इसको 1 डायमेंशनल भी कह सकते हो आप, 1 डायमेंशनल वे होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्लेस किया जाता है वो थ्रू आउट द लाइन, पूरी लाइन के अकॉर्डिंग हम उसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है जी। तो देखो ये है क्या, इस सिस्टम में चार्ज को यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेट अस सपोज
स्ट्रेट लाइन है, मैंने इस पे यूनिफॉर्मली हर जगह पर यूनिट लेंथ में इक्वल चार्ज प्लेस किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ले लो आप dl, तो यहाँ पे मैंने चार्ज प्लेस किया dq। पर यूनिट लेंथ में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा आपको पूरी लाइन पे। मतलब इस लाइन के आप 10 टुकड़े कर लो, 100 टुकड़े कर लो, 1 2 3 4 10, ठीक है, 20 25 40 100 जितने मर्जी टुकड़े कर लो, 100 पीसीस भी अगर हम इसके करेंगे तो हर पार्ट के ऊपर मुझे इक्वल चार्ज मिलेगा, पर यूनिट लेंथ के अंदर मुझे इक्वल चार्ज मिलेगा। लेट अस सपोज अगर मेरे पास कोई रिंग है, या रिंग आ गई सर्कुलर, इस रिंग के ऊपर आप चार्ज प्लेस कर दो स्ट्रेट लाइन में। रिंग क्या हुआ, ये जो मैंने चार्ज का प्लेसमेंट किया रिंग पे, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की ये जो छोटी सी लेंथ होती है, लाइन ही तो होती है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो बहुत सारी छोटी स्ट्रेट लाइंस हैं जिनको आप पर यूनिट लेंथ बोल सकते हो। तो पर यूनिट लेंथ में इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप चार्ज को प्लेस करते हो, चलो यहां से यहां तक लेंथ ले लो dl पे मैंने dq चार्ज प्लेस कर दिया, तो इस तरीके को बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी के जरिए भी आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कितनी लाइन में कितना चार्ज है। दैट इज लैम्डा से डिनोट किया जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको कहेंगे, इसको इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, dq चार्ज आ गया, dl इसकी पर यूनिट लेंथ आ गई। तो इसके जो SI यूनिट होंगे इसके चार्ज के होते हैं जी कूलम्स, लेंथ के होते हैं मीटर, कूलम्स पर मीटर इसके SI यूनिट आ गए। ये था हमारे पास पहला तरीका जिसमें आप चार्ज की प्लेसमेंट कर सकते हैं। सेकंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, अब इसी में एडिट करूंगा। सेकंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है जी, 2 डायमेंशनल वे। इस सिस्टम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनिफॉर्मली ओवर सम एरिया ओवर सरफेस। अब आपको सरफेस चाहिए, यहां पे स्ट्रेट लाइन थी, अब आपको सरफेस चाहिए। तो सरफेस का मतलब क्या हुआ? मान लो मेरे पास एक सफेयर बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, इसके सरफेस के ऊपर हर जगह जितना भी आप एरिया पर यूनिट एरिया लेंगे उस पे आपको इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस करना है। जैसे ये मेरे पास प्लेन शीट है, इस शीट पे हर जगह पे मुझे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मिलना चाहिए। जितना चार्ज इस कॉर्नर में होगा उतना ही इसमें होगा, उतना ही चार्ज इधर, उतना ही चार्ज इधर। जितना चार्ज इस जगह पे मिलेगा उतना ही चार्ज मुझे इस एरिया में मिलेगा। मतलब इक्वली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओवर सम सरफेस। तो इसको डिफाइन करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से डिनोट करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया मतलब यहां हम सरफेस लेंगे, या मेरे पास टोटल सरफेस है S, तो ये जो स्मॉल सरफेस आप कोई भी ले लो इसकी, ये होगी ds। तो ds पे आपने कितना चार्ज प्लेस किया, मतलब ये वाली सरफेस ले रहे हो आप, इसकी ds, इस सरफेस पे आप कितना चार्ज प्लेस कर रहे हो वो होगा dq। तो कितना चार्ज प्लेस किया जा रहा है पर यूनिट सरफेस एरिया पे, उसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसके SI यूनिट होते हैं कूलम्स। चार्ज इस सरफेस के होते हैं मीटर स्क्वायर, कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। ये सेकंड तरीका था चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब जो लास्ट है हमारा वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओवर सम वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा
इन अ वॉल्यूम, ठीक है, स्पेस, या वॉल्यूम मतलब स्पेस के अंदर, चार्ज को आप स्पेस में प्लेस करेंगे। इसका मतलब ये जो मैंने सफेयर बनाया था ये सरफेस पे चार्ज था, ये शीट बनाई थी, शीट की सरफेस पे चार्ज था। अब मेरे पास मान लो एक प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है जी। अब आपको पता कंडक्टर की, तो कंडक्टर जब चार्ज अगर आप किसी कंडक्टर को देते हो तो उसकी सरफेस पे रहता है, तो कंडक्टर के केस में आप सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरे पास कोई इंसुलेटेड बॉडी है तो चार्ज उसके इनसाइड भी हो सकता है, क्योंकि उसमें इंडक्शन होता है, चार्ज इंड्यूस होता है। अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है जी, चार्ज उसके इनसाइड सरफेस पे तो होगा ही होगा, उस बॉडी के इनसाइड भी मुझे चार्ज मिलेगा, ठीक है। कोई क्यूबिकल ब्लॉक होगा, लेट अस सपोज ये मेरे पास क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, इस क्यूब के अंदर पूरा फुल चार्ज ही चार्ज मिलेगा मुझे, 3 डायमेंशनल। तो जितना वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्लेस किया, इसी को बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से भी आप छोटा सा क्यूब उठा के इतने एरिया इस वॉल्यूम में, डीवी वॉल्यूम में चेक कर सकते हो कि इस वाली जगह में कितना चार्ज है, ठीक है जी। तो इसको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिखते हैं जी रो के साथ, डीवीएस की जगह डीवी आ जाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, कहने का मतलब अगर ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इस क्यूबिकल ब्लॉक के मैं 100 पीसेस करता हूं तो हर पीस के अंदर मुझे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा, बस ये बात होती है। अगर मेरे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं सरफेस के 100 पीसेस कर दूं तो हर पीस पे मुझे चार्ज इक्वल मिलेगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं जी, कूलम्स पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम के होते हैं मीटर क्यूब, तो डिनोमिनेटर में है तो पर मीटर क्यूब, चार्ज के होते हैं कूलम्स, तो कूलम्स पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा टॉपिक था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम नेक्स्ट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम एक चार्ज डिसाइड करेंगे सिस्टम में, उसके सराउंडिंग में और चार्जेस प्लेस कर देंगे। हम देखेंगे कि सराउंडिंग वाले सारे चार्ज मिलकर उस एक चार्ज, मतलब जिसको हम यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज कहेंगे, उस पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। सिंपल, लेट अस सपोज ये मेरे पास मार्कर है, इस पे एक बच्चा उधर फोर्स लगाता है, एक इधर लगाता है, एक उधर लगाता है, एक उधर लगाता है, तो इस पे टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा, सबका फोर्सेस ऐड करेंगे ना, बस वेक्टर सम करना है। बस यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि सारे चार्जेस का इफेक्ट अब एक चार्ज पे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूं, एक्स वाई जेड मेरे पास आ गई कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई एक्स जेड। इसमें एक चार्ज मैंने यहां प्लेस कर दिया Q1, एक चार्ज यहां पे मैंने प्लेस कर दिया Q2, एक चार्ज यहां पे प्लेस कर दिया Q3, Q4, Q5, Qn तक, ठीक है जी। यहां प्लेस कर दिया मैंने nth चार्ज, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 n चार्जेस हमने ले लिए, ठीक है। अब सभी चार्जेस का जो पोजीशन वेक्टर होगा यहां से यहां, ये लो जी, इसका जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से इसका जो डायरेक्शन होगा वो आप ले लो r1 वेक्टर, ठीक है जी। इसका पोजीशन वेक्टर होगा rn वेक्टर, यूनिट वेक्टर भी उसी तरफ होगा इनका, और यहां से इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं हम r2 वेक्टर। अब मैं लूंगा एक टेस्ट चार्ज, ठीक है जी, ये लिया मैंने एक टेस्ट चार्ज में, ये मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, ठीक है जी। अब इसका भी तो कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, यहां से यहां तक जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो ले लो आप r0, ठीक है जी। ये इसके आगे पोजीशन वेक्टर्स। अब देखो इसमें हमने पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है, ये मेरे पास टेस्ट चार्ज अभी Q0, इसको बोलेंगे हम Q0 टेस्ट चार्ज। देखो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस सपोज ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो चार्ज फर्स्ट चार्ज Q0 पे फोर्स लगाएगा वो लगाएगा इस डायरेक्शन में,
इस फोर्स का नाम रख ले लेता हूँ मैं फोर्स Q01 F01, फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू चार्ज 1। तो ये जो सेकंड वाला चार्ज है ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा ना, और इसकी जो फोर्स इस पे एक्ट करेगी वो होगी इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स का नाम होगा F02, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q2 चार्ज। इसी तरीके से सिमिलरली Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, Q5 चार्ज, सारे इस पे फोर्सेस लगाएंगे। तो ये जो nth वाला चार्ज है ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा ना, और ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है लेट अस सपोज वो लगा रहा है इस डायरेक्शन में 0n। देखिए ये जो रेड मार्कर से मैंने डिनोट की, मैंने ये क्या डिनोट किया कि इस एक चार्ज के ऊपर सराउंडिंग वाले सारे चार्ज कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो कितनी फोर्स लग रही है, ये भी फोर्स लग रही है, ये भी लग रही है, ये भी लग रही है, तो इस पे ओवरऑल टोटल कितनी लग रही है, सारी फोर्सेस को ऐड कर दो। यही तो कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सारी फोर्सेस को ऐड कर दो, उतना फोर्स इस एक यूनिट मतलब टेस्ट चार्ज पर एक्ट करेगा। अब इसको बस मैथमेटिकली कुछ डेरिवेशन लिखने स्टेप में, लेट कर लो Q1 Q2 so on Qn be the n charges। मेरे पास कितने चार्जेस हैं, ये n चार्जेस, and R1 vector, R2 vector, R3 vector, R4 and so on Rn vector be their position vectors in कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट नहीं तो कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हो आप, इन कार्टेशियन प्लेन x y z। ठीक है, ये प्लेन लिया मैंने एक, एक्सिस 3 स्पेस पे भी कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है ना, या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी ले सकते हो। कार्टेशियन प्लेन की आप लिख दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख दो, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ले सकते हैं आप, प्लेन पे भी वर्क कर सकते हो, सिर्फ एक्स वाई एक्सिस भी ले सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली इसकी, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड पे, ठीक है जी। लेट कर लो Q0 बी द टेस्ट चार्ज, बी द टेस्ट चार्ज है भाई, हुज, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है or not, at which force due to other charges is to be calculated, at which force due to other charges is to be calculated। देखो जी, यही तो मैंने बोला था कि कितना फोर्स एक्ट करेगा एक गिवन चार्ज पे। गिवन चार्ज में किसको बोल रहा हूं, टेस्ट चार्ज को। अब वो जो फोर्स होगा वो बराबर होगा किसके, वेक्टर सम, मतलब वेक्टर सम करना आपको सारी फोर्सेस का जो उस इंडिविजुअल चार्ज पे लग रही हैं और बाकी के जो एक एक सारे इंडिविजुअल चार्ज हैं उनकी वजह से। ये इंडिविजुअल चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, इसकी अलग से फोर्स, इसकी अलग से फोर्स, इसकी अलग से फोर्स, सारी फोर्सेस का यहाँ पे सम किया जाएगा, वेक्टर सम। जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो टोटल फोर्स Q0 पे एक्ट करती है, ठीक है जी। ये हो गया यहाँ तक। देखिए आप, दैट इज जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा वो किसके इक्वल होगा, के। पहला हम लेते हैं फर्स्ट चार्ज का Q0 के ऊपर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1, यह आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, R1 वेक्टर का स्केयर, ठीक है जी। चलो R भी रख सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। ये आ गया R स्केयर। तो लेफ्ट साइड वेक्टर तो राइट में वेक्टर होना चाहिए, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर जो इसका डायरेक्शन यहाँ से ओरिजिन से उस तरफ होगा, इसका भी डायरेक्शन, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है इतना,
1 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, सॉरी 0 1 भी लिख सकते हो, 0 से या 1 से 0 की तरफ, ठीक है जी, प्लस के Q2 Q0 अपन आर स्केयर, वापिस आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, प्लस सो ऑन थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ चार्ज, फिर nth चार्ज के लिए के Qn nth चार्ज की Q0 पे जो फोर्स एक्ट करती है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वो भी कैलकुलेट करो। सबका वेक्टर सम किया मैंने। वेक्टर क्यों किया, देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके मैंने सारे स्केलर्स को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी को आप इन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट है तो भाई चार्जेस तो होते ही कांस्टेंट है, Q0 सब में कॉमन है तो वो भी बाहर भी लिख सकते हो, नहीं तो अंदर भी लिख लेंगे। चलो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, सम ऑफ ऑल I goes from 1 to n, Q या 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 4 5 n तक जाएगा तो Q I लिख दिया मैंने, ठीक है ना। I का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है, ठीक है। साथ में Q0 सब में कॉमन है तो Q0 लिख लो, अपान आर स्केयर आएगा, जितना भी उनका वेक्टर डिस्टेंस होगा तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये ओवरऑल जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है उस एक चार्ज के ऊपर, ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया किसका, कूलम्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो अब देखते हैं इसका यूज हम कहाँ करते हैं। सुपरपोजिशन का जो यूज है, जो यूज किया जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, नेट फ्लक्स कोई भी हो, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या फिर फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा पोटेंशियल निकालने के लिए, टोटल पोटेंशियल एक्सेट्रा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे हम नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो वहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, या फर्स्ट सब यूनिट भी कह सकते हो क्लास 12th का। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।